था ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन तो मैंने पहले ही समझा दिया है। ब्रेन कहाँ पे लोकेटेड है? तो स्कल। स्कल क्या है? एक बोनी कैविटी है। इस बोनी कैविटी को किस नाम से बोलते हैं? क्रेनियम। क्रेनियम को हम ब्रेन का बक्सा भी बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं। ये क्या करता है? हमारी ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अरे समझ में आया क्या? इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं क्रेनियम। ठीक, इस क्रेनियम के अंदर भी जो हमारा ब्रेन है, इस क्रेनियम के अंदर भी ऐसा नहीं है कि सीधे ब्रेन रख दिया गया है। इस क्रेनियम के अंदर भी 3 लेयर है। समझ में आया? जैसे हड्डी हो गया, इस हड्डी के नीचे ऐसे 3 लेयर है। क्रेनियम हो गया, इसके अंदर में ब्रेन रखना है। इन तीनों लेयर, इन तीन लेयर हो गया। अब इस तीनों लेयर के बाद जा करके ये अपना ब्रेन रखा हुआ है। समझ में आया क्या? तो भैया चलिए चलिए जी चलिए, चलिए जी, इसके आगे हम फिर शुरू शुरू करते हैं। तो जो स्कल है अपना, इसके अंदर 3 लेयर होते हैं। इस 3 लेयर को बोलते हैं ब्रेन की कवरिंग। ठीक है ना? जैसे ब्रेन की कवरिंग है, ब्रेन के ऊपर ही पूरा कवर लगा हुआ है, इसको बोलते हैं मेनिंजेज। ठीक है ना? तो कभी भी आपसे मेनिंजेज के बारे में पूछा जाए तो मेनिंजेज क्या होती है? ये हमारी मेनिंजेज जो है ब्रेन की कवरिंग होती है। ठीक है ना? और ये जो मेनिंजेज होते हैं 3 लेयर होती हैं इन मेनिंजेज की। DAP आप याद कर लीजिए। क्या? DAP, डायामीटर, आर्केनाइड और पायामेटर। ड्यूरामेटर क्या है? सॉरी, ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर क्या है? ये आउटर लेयर है। ठीक है ना? ये जो मेनिंजेज की सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये हो गई ड्यूरामेटर। इसके बाद जो हो गई है बीच वाली, ये है आर्केनाइड। आर्केनॉइड, आर्केनॉइड। ये जो नीचे वाली है सबसे इनर लेयर, इसको बोलते हैं पायामेटर। पायामेटर। ड्यूरामेटर जो है ये है आउटर, आर्केनाइड जो है मिडल, पायामेटर क्या है? क्या है? क्या है? इनर। ठीक, तो यहाँ पे फिगर भी देख लीजिए कवरिंग ऑफ ब्रेन का। ड्यूरामेटर है, आर्केनाइड है और पायामेटर है। समझ में आया क्या? ये तीनों के तीनों जो मेम्ब्रेन है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। किसके लिए प्रोटेक्ट करते हैं? जैसे मान लो हम चलते चलते हम कहीं गिर गए, हम ऐसे अपने सर पे मार दिए, तो ये जो मैकेनिकल इंजरी है इससे प्रोटेक्ट करता है। समझ में आया क्या? तो मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? यही जो हमारी ब्रेन की कवरिंग है ना भैया, यही करता है इससे प्रोटेक्शन। ठीक, तो चलिए अभी जी, इसके आगे हम पढ़ लेते हैं। ये जो मेनिंजेज होते हैं कौन कौन? ये जो ड्यूरामेटर, आर्केनाइड और पायामेटर है ना, ये जो मैंने आपको मेनिंजेज बताया, इसके बीच बीच में फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है? इसके बीच में फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है ना? इसको बोलते हैं क्या? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये जो स्पेस बिटवीन जो मेनिंजेस हैं, इसके बीच में एक लिम्फ के जैसा, ठीक है ना, एक कलरलेस फ्लूइड भरा हुआ है, व्हाइट इस कलर का फ्लूइड भरा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं CSF। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं CSF। CSF का मतलब बोलो भैया, तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। देखिए जी, तो फंक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में जब बात करते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में जब हम बात करते हैं, तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के फंक्शन दिए हुए हैं। समझ में आया क्या? तो इसका फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन हो गया भैया प्रोटेक्शन। ठीक, तो जो CSF है ये प्रोटेक्शन का भी काम करता है। ठीक है ना? देखो, जैसे कि ऐसा है कि ब्रेन डेलिकेट ऑर्गन है, इसके ऊपर जैसे क्या बोल सकते हैं हम, इसमें गाड़ी में वो लगा रहता है ना एयर बैग। हाँ, गाड़ी में क्या लगा रहता है? एयर बैग। जब एक्सीडेंट होने वाला होता है तो एयर बैग खुल जाता है। सिमिलरली ये जो CSF है यहाँ पे एयर बैग की तरीके से ही काम कर रहा है। ठीक है ना? तो ये प्रोटेक्शन करता है हमारी ब्रेन को। ठीक है ना? मैकेनिकल इंजरी से शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ठीक है ना? तो ये जो CSF होता है एक कशन की तरीके से, जैसे बैलून है, ठीक है ना, बैलून में हमने पानी भर दिया, अब हम यहाँ पे हीट कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे मारना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा शॉक एब्जॉर्ब कर लेगा कि नहीं? तो इस शॉक एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है। तो एक कशन की तरीके से, कशन की तरीके से, तकिए की तरीके से काम कर रहा है। ठीक है ना? कशन प्रोवाइड करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। तो पहला फंक्शन तो आपको समझ में आ गया। ठीक, ये लिखा ना बफर अगेंस्ट इंजरी, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा है बायंसी। ठीक है ना? देखो, लिक्विड है और लिक्विड के अंदर में हमारा ब्रेन है। ठीक है ना? तो लिक्विड क्या करती है? हर एक चीज को अपने सरफेस पे फ्लोट कराना चाहेगी। मतलब लिक्विड क्या प्रोवाइड करता है? फ्लूइड क्या प्रोवाइड करता है? एक फोर्स, जिसको बोलते हैं बायंट फोर्स या फिर बायंसी, जानते हैं? तो जो बायंसी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? ये CSF जो है बायंसी भी प्रोवाइड करता है हमारे ब्रेन को। ठीक है ना? इसीलिए तो ये जो ब्रेन है, ये वेट वेट वाली चीज है ना। ब्रेन ऐसा थोड़ी है
कि 100 ग्राम का है इस तरीके से, ठीक है ना, 50 ग्राम का ब्रेन है, ऐसा थोड़ी है। ब्रेन के पास अपना कुछ वेट है, ठीक है ना। तो इस इतने पर हमें वेट फील थोड़ी हो रहा है। तो वेट फील क्यों नहीं हो रहा है? ड्यू टू दिस सीएसएफ। ये सीएसएफ क्या है? ये बायंसी प्रोवाइड कराता है, ठीक। चलिए जी, तो हमारा ब्रेन इसी में फ्लोट कर रहा है और इफेक्टिव वेट को, जो इफेक्टिव वेट है इसको रिड्यूस कर देता है, कौन? सीएसएफ। और डैमेज से बचाता है, सब हम जानते हैं। देखो भाई, अभी जो वाटर है ना, वाटर जैसा कुछ है ना सीएसएफ, तो ये क्या करता है? ये वेस्ट को रिमूव करने का भी काम करता है, ठीक है ना। ब्रेन के अंदर, जो ब्रेन भी हमारा प्रोसेस कर रहा है ना, तो ब्रेन के अंदर जो अगर कुछ वेस्टफुल मटेरियल बन रहा है तो इसको, ब्रेन के अंदर जो गंदगी आ गई, मान लो कोई फॉरेन चीजें आ गई, वैसे ब्रेन के पास तो अपना ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, पर ब्रेन के अंदर का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है इसको रिमूव करने का काम करेगा। वेस्ट प्रोडक्ट इन द सेंस की O2 गया, CO2 बना, तो CO2 क्या है? एक वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। तो ये जो लिक्विड है CO2 रिमूवल का काम कर देगा। सीएसएफ जो है इसमें भी हेल्प करेगा। चलिए भाई, ये लिक्विड जैसा है तो ये न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट भी करेगा, ठीक है ना। ब्लड में सारा कुछ है, ठीक है ना, तो ये अपना न्यूट्रिएंट भी ट्रांसपोर्ट करेगा, प्लस हार्मोन भी इसी सीएसएफ के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता रहता है। समझ में आया क्या? देखो भैया, अगर सीएसएफ में कुछ डिस्टरबेंस होता है, सीएसएफ में डिस्टरबेंस होने का मतलब सीएसएफ के सर्कुलेशन में अगर कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, तो जो कंपोजिशन या फिर उसके कंपोजिशन में कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, तो बहुत अलग अलग तरीके का ना न्यूरोलॉजिकल इशू हो जाएगा, ठीक है ना। और जो कि अच्छा नहीं होता है, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को ये क्या करता है? ये खराब करता है, ठीक है ना। तो देखो, ये तो मैंने पढ़ा दिया। फोर ब्रेन का पार्ट सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, सब फोर ब्रेन के पार्ट हैं, ठीक। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन के पार्ट हैं। तो मिड ब्रेन के पार्ट कौन है? तो ये जो मिड ब्रेन है अपना, इसका पार्ट कौन कौन है? तो इसका पार्ट, ये तो मिड ब्रेन ही है, ठीक। इसका मिड पार्ट इसमें लिखा नहीं है, ठीक है ना। चलो भैया, उसके बाद ये जो अपना कौन है, ये अपना है हाइंड ब्रेन, ठीक। हाइंड ब्रेन का कौन कौन पार्ट है? तो सेरिबेलम है, पोन्स है और मेडुला है। समझ में आ गया? जो सेम कलर से मैंने किया, ये उसका पार्ट है, ठीक है ना। चलिए जी, चलिए भाई, इसको हम और आगे पढ़ लेते हैं। तो अभी जो अलग अलग पार्ट है, जैसे लिखा है ना, फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन पार्ट, तो अब अलग अलग ब्रेन का पार्ट हम अलग अलग पढ़ लेते हैं, खत्म हो जाएगा चैप्टर, फिर इंडोक्राइन हम अगले लेक्चर से शुरू कर देंगे। तो देखिए जी, ये जो फोर ब्रेन है, इसका एक पार्ट है अपने पास, कौन? सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो होता है, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, ठीक है ना। ये क्या करता है सेरिब्रम? तो देखिएगा, रूफ ऑफ सेरिब्रम, सेरिब्रम की जब हम बात करते हैं ना, तो इस पे कुछ फोल्डिंग, जैसे हमारा ब्रेन ऐसा थोड़ी एकदम स्मूथ दिखाई, इसके पास ऐसा कुछ फोल्डिंग है ना, इसी फोल्डिंग को हम बोलते हैं, जो रिजेज होता है इसको हम गहराई बोलते हैं, और जो डिप्रेशन होता है ना, इसको हम सल्कस और सल्काई बोलते हैं। डिप्रेशन को सल्काई बोलते हैं, और जो रिजेज बन रहा है इसको हम गहराई बोलते हैं, ठीक है ना। तो सल्काई और गहराई किसके पास होते हैं? सेरिब्रम के पास होते हैं अपने, ठीक है ना। तो यही सल्काई और गहराई जो होता है ना भैया, यही जो सल्काई और गहराई है, ये सब सल्काई और गहराई जो है, ये इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जितना ज्यादा सल्काई गहराई, उतना ज्यादा न्यूरॉन सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरकाई और गहराई देखिए क्या करता है, ये जो सल्काई और गहराई है ना, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। अच्छा सर, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है? हाँ, सरफेस एरिया को बढ़ा देगा तो न्यूरॉन बढ़ जाएंगे, न्यूरॉन बढ़ गया तो ये जो इंटेलिजेंस वगैरह है, ये सब फैक्टर बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए जी, इसमें क्या है, फंक्शन लिखा हुआ है। फंक्शन में क्या क्या लिखा है? तो फोर ब्रेन का फंक्शन जैसा लिखा है आप नोट कर लीजिए, या फिर जो हमारी डिसेंट स्टार की बुक है इसको आप ऑर्डर करिए, हमको मैसेज करिए, आपको बुक मिल जाएगी। कुछ दिन में हम कोशिश करते हैं फ्लिपकार्ट अमेजन पे भी अवेलेबल हम कर पाए, तो आप एक परचेज करिए और ये सारा नोट आप ले सकते हैं, ठीक। चलिए भाई, ये है अपना फंक्शन। फंक्शन क्या है? ये सेंटर है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का एक सेंटर है। और एक्सपीरियंस हुआ, थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग, इमोशन, इन सबको कौन देखभाल करता है? इन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? तो सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। सेरिब्रम किसका पार्ट है? भूलना नहीं है, फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है ना। रीजन फॉर ऑडिटरी रिसेप्शन, स्पीच के लिए, हमारी फेशियल मसल के लिए, सब फोर ब्रेन ने जो है, ये जो भी हमारी आगे का पार्ट है ना, जो सेंस ऑर्गन है, हम बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम आंख से देख रहे हैं, ठीक है ना, ये सब हमारा सेरिब्रम कंट्रोल करता है, ठीक। जो टच है, स्मेल है, कॉन्सियसनेस है, सब सेरिब्रम में है। सेरिब्रम बोले तो फोर ब्रेन का पार्ट, ठीक। उसके बाद
फोर ब्रेन का ही हमारे पार्ट है कौन, ये हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस के बारे में अभी हमने बोला कि हार्मोनल सिक्रेशन ज्यादा ये देखता है, उसके साथ साथ ये हमारी बॉडी की हंगर, हमें कब भूख लग रही है, कैसी प्यास लग रही है, हमारी बॉडी की टेम्परेचर को भी कौन रेगुलेट करता है, ये हाइपोथैलेमस। अच्छा सर, हाइपोथैलेमस होता कहाँ पे है? तो हाइपोथैलेमस आप पढ़ेंगे हमारी ब्रेन के अंदर में होता है हाइपोथैलेमस, ठीक। अच्छा, एक खास बात और है, हम आप कभी सुने होंगे हमारी बॉडी के अंदर में एक मास्टर ग्लैंड होता है, आप नाम सुनने होंगे उस मास्टर ग्लैंड का, जो जो है इसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड का मतलब कि ये जो है ये सारे ग्लैंड को जो कंट्रोल कर रहा है, इसको मास्टर ग्लैंड बोल रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, ये बॉडी के जितने भी ग्लैंड है, जो भी हार्मोनल वाली चीजें हैं, सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है भैया, तो अपना पिट्यूटरी ग्लैंड काम करता है, ठीक है ना। इसीलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं भैया मास्टर ग्लैंड, ठीक। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता कहाँ है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, आप आगे चल के पढ़ेंगे, जो हमारी ब्रेन है या फिर जो हमारे क्रेनियम है, ब्रेन बॉक्स है, इसके पास एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं सेला टर्सिका। इसी सेला टर्सिका कैविटी के अंदर में पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है, ठीक। और या फिर ऐसे बोल सकते हैं, जो हाइपोथैलेमस है ना, इसी हाइपोथैलेमस के ही नीचे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। देखिए, तो देखिए हाइपोथैलेमस है ऊपर, ये हाइपोथैलेमस हो गया। यहाँ पे जो एकदम मटर के दाने जितना, ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ये जो मटर के दाने जितना है, पीस शेप, इसको हम बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड किस शेप का होता है, तो पीस शेप्ड का कौन हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को के ऊपर होता है ए हाइपोथैलेमस, क्या है, हाइपोथैलेमस, समझ में आ गया। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके आगे कौन है, हाइपोथैलेमस है। समझ में आया, हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस को भी कंट्रोल कौन करता है, सॉरी, पिट्यूटरी, ये जो हाइपोथैलेमस है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है, पर पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करने वाला कौन है, हाइपोथैलेमस जो है इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। तो सोचो सोचो भैया, सोचो ध्यान से, अगर इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बोल रहे हैं कि ये मास्टर ग्लैंड है, तो हाइपोथैलेमस क्या हुआ, ये तो इसका भी बाप हुआ ना, मतलब पिट्यूटरी का बाप कौन हो गया, हाँ, हाइपोथैलेमस हो गया। तो इसीलिए हम हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर्स, क्या, मास्टर्स ऑफ मास्टर, मतलब मास्टर का भी मास्टर। हाँ, मास्टर का भी मास्टर कौन है बेटा, हाइपोथैलेमस है। और मास्टर कौन है बेटा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड है। अरे समझ में आया क्या? चलिए जी, इसके बाद तो इस तीनों पार्ट, सेरिब्रम हुआ, थैलेमस बस रिले सेंटर की तरीके से काम कर रहा है, हाइपोथैलेमस का हमने पार्ट पढ़ लिया, तो हमारा फोर ब्रेन का पार्ट पूरा खत्म हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं गाइज गाइज गाइज, हम मिड ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं गाइज। देखिएगा गाइज, ध्यान से देखिएगा मिड ब्रेन के बारे में क्या क्या पढ़ना होता है। तो देखिए गाइज, फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन, ओके गाइज। तो फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन क्या होता है, तो मिड ब्रेन मैंने क्या बताया, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों को जोड़ करके रखने का काम करता है गाइज, इसको बोलते हैं गाइज, मिड ब्रेन गाइज। ये समझ में आएगा गाइज। चलिए भैया, तो ये मिड ब्रेन जो है, ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को जोड़ करके रखने का काम करता है, ठीक। तो लिखा यहाँ पे इंटीग्रेट करता है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को, जो जोड़ करके रखने का काम कर रहा है, ये कौन हो गया, मिड ब्रेन पार्ट हो गया। अच्छा, अगर मान लो ये जो है अपना फोर ब्रेन है, और इधर मान लो हिंड ब्रेन है, इसके बीच में मिड ब्रेन है, तो ये जो मिड ब्रेन है किससे जोड़ता है, तो एक बैंड के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है, जो दोनों सेरिब्रम है ना, इसको जोड़ करके जो बैंड रखते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, ठीक है ना। तो ये मिड ब्रेन करता है क्या, इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। ये बस इतना याद रख लो, मिड ब्रेन के बारे में ज्यादा फंक्शन नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखिए भैया, हाइंड ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, हाइंड ब्रेन, ठीक। हाइंड ब्रेन के बारे में पढ़ना है, तो फोर ब्रेन मिड ब्रेन हमने खत्म कर लिया। अब हाइंड ब्रेन क्या है, पीछे वाला पार्ट है। हाइंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट थे, तो हमने क्या लिखा है, सेरिबेलम है, कौन से, और मेडुला है। तो देखिए भैया, सॉरी, जो हाइंड ब्रेन है क्या कंट्रोल करती है, तो सलाइवा, हमारी बॉडी की ब्लड प्रेशर, उल्टी, वोमिट, और बॉडी के बैलेंस को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो सेरिबेलम। कौन कंट्रोल कर रहा है भैया बॉडी के बैलेंस को, ये जो बॉडी का बैलेंस है, इसको कंट्रोल करता है सेरिबेलम, ठीक। चलिए जी, ये जो सेरिबेलम है, ये हमारी बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है। चलिए जी, इसके बाद है अपना फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। तो सेरिबेलम क्या करता है, तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कि जो सेरिबेलम है, ये हमारी बॉडी का पोस्चर और बैलेंस मेंटेन कर रहा है, ठीक है ना। और क्या कर रहा है,
तो ये इनवॉलेंटरी एक्शन को भी कंट्रोल कौन कर रहा है? तो यही कर रहा है। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या भैया? अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो उससे भी ठीक है। और क्या ही किया जा सकता है बताइए? ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! तो सेरिबेलम जो है पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन कर रहा है इनवॉलेंटरी एक्शन को। उसके बाद देखिए जी, पोन्स के बारे में पढ़ना है। पोन्स के बारे में क्या करता है? तो पोन्स के अंदर क्या होता है? पोन्स के अंदर में भैया फाइब्रस ट्रैक होता है, ठीक है ना? और ये फाइब्रस ट्रैक ब्रेन के अलग अलग रीजन पे जाता है, ठीक है ना? पोन्स अभी हमको जितना नॉलेज है ना, इसके अलावा भी हमारे ब्रेन के अंदर में बहुत सारा छोटा छोटा फाइब्रस ट्रैक है और बहुत सारा फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना? तो ब्रेन के बारे में हम बोल सकते हैं हमारी अभी के लेवल पे बहुत ज्यादा स्टडी नहीं है। अगर हम कितना ही पढ़ लें, हम मान के चलेंगे ब्रेन का हमने 2-3% 4-5% मैक्सिमम पढ़ लिया है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना? तो ब्रेन बहुत वास्ट है, इसको समझना शायद अभी बस की बात नहीं है, ठीक है ना? जितना समझो उतना कम है, सागर में सागर भरने जैसा चीज है। चलिए भैया, तो पोन्स में क्या है? फोन फाइब्रस ट्रैक है। ये क्या करता है? अलग अलग ब्रेन के रीजन को ना आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करने का भी काम कौन करता है? ये पोन्स। मतलब और क्या करता है? पोन्स जो है हमारी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का मालिक होता है, कंट्रोल करता है। मतलब हमारी जो सांस है ना, ये जो हमारी रेस्पिरेशन की जो रिदम है, इसको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? पोन्स करता है, ठीक। इसके बाद देखिए, इसके बाद फंक्शन पढ़ लेते हैं भैया, मेडुला ऑब्लांगाटा। क्या है? मेडुला ऑब्लांगाटा एक इसका पार्ट है, पोन्स भी हिंड ब्रेन का पार्ट था, सेरिबेलम भी और मेडुला ऑब्लांगाटा भी हिंड ब्रेन का पार्ट है। याद हो जाना चाहिए तुमको। इतना बोलने के बाद, अगर इतना बोलने के भी बाद तुम्हें ना याद आए, तो तुम अपने माथे पे लिखवा के घूमो कि साहब हम तो गधा हैं। क्या लिखवाओगे? साहब हम तो गधा हैं। देखिए भैया, ये जो है अपने पास मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा क्या कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा कंट्रोल करता है हमारी हार्ट की रेट को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट की रेट को कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। कौन? मेडुला ओब्लांगाटा। इसके साथ हमने क्या बताया? वोमिट, कफिंग, स्नीजिंग, इन सब को भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है भैया? ये जो हमारा मेडुला ओब्लांगाटा है, ठीक। तो ये जो मेडुला ऑब्लांगाटा है इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। तो अगले लेक्चर में हम ये सब पढ़ने वाले हैं, अपना एंडोक्राइन वाला पार्ट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया यार? तो अभी इस सेक्शन में तो हमने सारा आपको ब्रेन का जो भी है पार्ट वगैरह सब समझा दिया। तो इस तरीके से हमने ज्यादातर अभी के सेक्शन में हमने पूरा मिड ब्रेन का लगभग फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, इन सारा चीज को हमने पढ़ लिया, ठीक। दैट मीन्स कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया भैया। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इतना अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो बोर्ड में आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक। और बोर्ड में आप बहुत ही इजीली इतना पढ़ने के बाद यार पास हो जाओगे, ठीक है ना? इससे ज्यादा तो नहीं ही आएगा। बोर्ड क्या, कोई भी आप एग्जामिनेशन का पेपर उठा के देखो, इतना मोर देन इनफ है। अगर आप इस लेक्चर को फॉलो करते हो, ये हमारी गारंटी है। हाँ, कुछ अलग से थोड़ा बहुत और 1-2 पॉइंट पढ़ना होगा जो बुक में शायद हमसे मिस हो गया, तो आप बुक पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आया जाएगा। समझ में आया? तो इस अभी जो हमने लेक्चर लिया, इस लेक्चर में हमारा जो ये एक जो पार्ट था, न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये हमने खत्म कर लिया यार। आगे आने लेक्चर में हम एंडोक्राइन वाला सिस्टम अब खत्म कर देंगे, ठीक है ना? इसका भी हम 1-2 लेक्चर लेंगे। उसके बाद फिर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, प्लांट के अंदर में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, प्लांट के अंदर में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का क्या मैकेनिज्म है, इसके भी बारे में कुछ डील करेंगे। फिर जाकर के अपना चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो उम्मीद है आपको ऐसा कुछ समझ में आ रहा होगा। आप काफी मोटिवेटेड रहो, काफी पढ़ते रहो अच्छे से, तब जाकर के सारी चीजें आपको समझ में आएगी। आप यार लेक्चर को एकदम शुरू से लेकर के एंड तक फॉलो करो, हमारी गारंटी है आपको सब कुछ समझ में आएगा। और समझ में क्या, आप तो आपको हर एक एग्जामिनेशन का पेपर, कोई सा भी एग्जामिनेशन का पेपर आप सॉल्व करोगे, आपको हमेशा इजी लगेगा, सब कुछ आपके टिप पे हो जाएगा। आप इस तरीके से कुछ पढ़ाई करो। चलो, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए, थोड़ा एक फन पॉइंट ऑफ व्यू या फिर थोड़ा एक इंस्पिरेशन के लिए, कहीं मैंने एक लाइन पढ़ा हुआ है, मैं आपको सुनाता हूँ। यहाँ पे यार मैंने आज एक बहुत अच्छा लाइन पढ़ा है, सुनो। लिखा था किसी ने कि यहाँ सबके हिस्से संघर्ष है। क्या है? यहाँ सबके हिस्से संघर्ष है, यहाँ सबकी अपनी कहानियां हैं। यहाँ सबके हिस्से संघर्ष हैं, यहाँ सबकी अपनी कहानियां हैं, सबकी अपनी हार जीत है। क्या? सबकी अपनी हार जीत है, सबके अपने तथ्य और तर्क हैं। सबकी अपनी हार जीत है, सबके अपने तथ्य और तर्क हैं।
तुम अपने हिस्से आए संघर्ष से घबराना मत। क्या? तुम अपने हिस्से आए संघर्ष से घबराना मत, एक रोज तुम जीतोगे जरूर, जीतोगे जरूर। समझ में आया क्या? मतलब कि तुम अपने, तुम्हारे हिस्से में जो संघर्ष है तुम करते चलो, तुम हार्ड वर्क करते चलो, तुम्हारे हिस्से में जो भी संघर्ष आ रहा तुम करते चलो, एक रोज तुम जीतोगे जरूर। ठीक है ना? तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये सारा मेहनत आपको वर्थ इट लगेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हर एक आगे का डॉट पीछे वाले डॉट से कनेक्टेड है। तो जो आज आप मेहनत कर रहे हो, जो आप 4-4, 5-5, 10-10 घंटा, 6-6 घंटा पढ़ रहे हो, ये सब आपको एक दिन वर्थ इट लगेगा यार। आपको, आप सोच भी नहीं पाओगे जितना आपने उम्मीद किया है उससे ज्यादा ही कहीं आपको वो हर एक चीज मिलेगी जिसके लिए आप शायद आप तरस रहे हो, जिसका आप उम्मीद कर रहे हो, जिसको आप सोच रहे हो। बस आप मेहनत करते चलो, करते चलो। एक टाइम के बाद देखो, हर एक चीज का लाइफ में क्या होता है, हर एक चीज का एक डेस्टिनी होता है। ठीक है ना? उस टाइम पे आपको वो चीजें मिल जानी है। ठीक है ना? अभी क्या है, अभी आपकी लाइफ ही कितनी हुई है यार। अभी आप तो यार 10th में हो, बस पढ़ते चलो, एकदम दबा के मेहनत करते रहो। ओलंपियाड, एनएसटीसी, केवीवाई, अलग अलग एग्जाम मारो, एकदम फोड़ के एकदम तहस नहस कदम कहर मचा दो। उसके बाद फिर आगे तो पढ़ना ही है, उसके बाद आगे भी ऐसे पढ़ते रहो। फिर क्या है, बस लाइफ में चिल और एंजॉय। चलो भैया, फिर पढ़ते रहो, मौज मस्ती करते रहो। स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड, कीप एंजॉइंग। ओके, थैंक यू। और हमें इतना शांतिपूर्वक सुनने से और हमें इतने घंटे तक झेलने के लिए, जो भी हमारा शुरू से लेक्चर लास्ट तक देख रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू।